बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अनवर शहजाद है। आज हम एक और टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे जिसका नाम है एंडोमेट्रियल कैंसर, यानी बच्चेदानी के अंदर की या तह का कैंसर। यूट्रस जो है या बच्चेदानी है उसकी 3 लेयर्स होती हैं। अंदर से बाहर एक जो है एंडोमेट्रियम, दूसरी मायोमेट्रियम और तीसरा सिरोजा। तो ज़्यादातर फंक्शन जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल और जो फंक्शनल पोर्शन है वो एंडोमेट्रियम ही है। अब एंडोमेट्रियम में अगर कोई कैंसर वगैरह होता है तो ज़ाहिर है उससे मसले होंगे। तो हम आज इस पे ज़रा गौर करेंगे कि एंडोमेट्रियल कैंसर क्या है, इसकी जो वजूहात क्या हैं और इसकी प्री कैंसर स्टेज क्या है, कैंसर स्टेज क्या है, उसकी स्टेजेस क्या हैं, उसकी मैनेजमेंट क्या है। तो एंडोमेट्रियल कैंसर जो है इसमें जो प्री मैलिग्नेंट कंडीशन होती है वो होती है हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया का मतलब है कि एंडोमेट्रियम में जो ग्लैंड्स होते हैं वो जो है आमतौर पर जो है वो एक हद तक डेवलप होते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज होता है जैसे। तो अगर वो किसी वजह से ज़्यादा हो जाए, यानी उनकी तादाद, उनकी मिकदार ज़्यादा हो जाए, बल्कि ज़्यादा हो जाए, तो फिर उसमें उसे कहते हैं हाइपरप्लेजिया। जैसे हाइपरप्लेजिया जो है वो हम एंडोमेट्रियल थिकनेस से देखते हैं कि अगर प्री मेनोपॉज़ल एज में एंडोमेट्रियल थिकनेस जो है वो 12 से ज़्यादा हो तो हाइपरप्लेजिया होगा। पोस्ट मेनोपॉज़ल स्टेज में अगर 4 से ज़्यादा हो, यानी 5 और मोर देन 5 हो, तो वो हाइपरप्लेजिया कहलाएगा। चूँकि पोस्ट मेनोपॉज़ में पॉज़ल स्टेट में एंडोमेट्रियम एट्रोफिक होती है, थिन होती है। तो अगर वो ज़्यादा है इसका मतलब ये है कि हाइपरप्लेजिया है। अब हाइपरप्लेजिया की अक़साम होती हैं, जैसे सिंपल हाइपरप्लेजिया और कम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया। अब ये जो हाइपरप्लेजिया है इसको हम जो है वो टीवीएस से देख सकते हैं, और यानी थिकनेस जब होगी तो फिर हम उसकी बायोप्सी वगैरह से उसे पता चला लेंगे कि ये हाइपरप्लेजिया है। और फिर हमें ये देखना होता है कि सिंपल जो हाइपरप्लेजिया है वो एटीपीए तो नहीं है उसमें, इसी तरह कम्प्लेक्स जो हाइपरप्लेजिया है उसमें एटीपीए तो नहीं है। तो गोया कि ज़्यादा जो मसला है वो एटिपिकल सेल्स का या एटीपीए का है। अगर जो सिंपल हाइपरप्लेजिया है, एटीपीए नहीं है, विदाउट एटीपीए है, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन इनटू मैलिग्नेंसी 1% चांस है। और अगर वो कम्प्लेक्स अगर जो है सिंपल हाइपरप्लेजिया लेकिन विद एटीपीए है तो उसका चांस जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का वो 8% तक हो सकता है। इसी तरह अगर कम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया है विदाउट एटीपीए है तो उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन का रेट है या वो हो सकता है 3 या 4 तक। लेकिन अगर कम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया विद एटीपीए है तो उसका रेट हो सकता है 30% तक। तो गोया इट इज़ द एटीपीए, यानी ये एटीपीए है जो हमें ज़्यादा अलार्म करेगा, ज़्यादा ख़तरनाक हो सकते हैं। अगर सिंपल हाइपरप्लेजिया है, कम्प्लेक्स है लेकिन एटीपीए नहीं है तो वो उसकी बहुत कम रेशो है ट्रांसफ़र होने की इनटू प्रेगनेंसी। अब हम ये देखते हैं कि ये इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं हाइपरप्लेजिया के। हाइपरप्लेजिया जो है प्रोलिफरेटिव फेज, इसमें जो ग्लैंड्स और ये जो स्ट्रोमा है ये जो प्रोलिफरेट करते हैं और फ्लोरिश करते हैं वो अंडर द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन करते हैं। अगर एस्ट्रोजन ज़्यादा होगा या परसिस्टेंट होगा तो वो हाइपरप्लेजिया जो है वो ज़्यादा हो जाएगा और यूँ जो है उसमें चांसेस हो जाएंगे, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है टुवर्ड्स द एंडोमेट्रियल कैंसर। तो ये ज़्यादा एस्ट्रोजन किस किस में कंडीशन में होता है, जैसे कोई भी हाइपर एस्ट्रोजेनिक स्टेट है जिसमें कोई ऐसा कैंसर है जो एस्ट्रोजन ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, और या ये है कि जैसे पीसीओ है जिसमें अनअपोज्ड एस्ट्रोजन होता है वो है, या
HRT वगैरह लेते हैं उसमें अनअपोज एस्ट्रोजन होगा। तो गोया एस्ट्रोजन जब होगा अनअपोज, तो वो उससे चांसेस होंगे कि वो हाइपोप्लेजिया काज करें। तो इसी तरह जो कुछ सिंड्रोम भी हो सकती हैं कि उनमें हाइपोप्लेजिया हो। तो इस तरह करके जो है वो हमने ये काजेज देखी। इसमें जैसे स्मोकिंग भी ज़्यादा कर सकती है, और किसी भी ओबेसिटी में ये होता है कि जो फैट होती है उसमें एंड्रोजन की एरोटाइजेशन होती है, तो वो एस्ट्रोजन बनता है। इसीलिए ओबेसिटी में ये ज़्यादा होगा। और जो है डायबिटीज़ जिनमें है उनमें भी ज़्यादा होता है। लिवर डिजीज़ अगर हो तो उनमें भी ये ज़्यादा होता है, क्योंकि लिवर जो है वो एस्ट्रोजन को मेटाबोलाइज करता है। अगर लिवर डिजीज़ होगी तो एस्ट्रोजन मेटाबोलाइज नहीं होगा। तो यूँ गोया कि ये रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि हाइपोप्लेजिया काज करते हैं। और हाइपोप्लेजिया में हमने फिर ये देखा है कि वो आगे ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है एंडोमेट्रियल कैंसर में। अब अगर हम एंडोमेट्रियल कैंसर को देखें तो ये कैंसर की फिर स्टेजेस को देखें कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। आमतौर पर ये कैंसर की क्लासिफिकेशन इस तरह ही होती है। तो जो स्टेज 1 है वो यही है कि वो एंडोमेट्रियम को इन्वॉल्व कर रहा होगा, एंडोमेट्रियम से मायोमेट्रियम को इन्वेड करेगा, लेकिन लेस देन 50% ऑफ द मायोमेट्रियम। इसी तरह ये भी हो सकता है कि मोर देन 50% ऑफ द मायोमेट्रियम को इन्वेड करें। तो ये मायोमेट्रियम तक रहेगा ग्रेड 1, 1A, 1-2 हो, इसकी क्लासिफिकेशन सब क्लासिफिकेशन हो सकती है। अब स्टेज 2 जो है वो सर्विस को इन्वॉल्व करेगा, यानी कि एंडोमेट्रियम से या यूट्रस की बॉडी से वो सर्विस तक को इन्वॉल्व कर लेगा। तो ये स्टेज 2 कहलाएगी। और स्टेज 3 क्या होगी कि अगर ये जो ट्यूमर है, कैंसर है, एंडोमेट्रियल कैंसर है, ये सिरोजा को या एडनेक्सा को इन्वॉल्व कर लेगा। तो यूँ ये 3 हो जाएगी, और एक हद तक जिस पैरामीट्रियम को भी इन्वॉल्व करेगा। तो ये जो है इसको हम 3 कहेंगे। अब जो स्टेज 4 होगी इसमें जो है लिम्फ नोड के इन्वॉल्वमेंट को अगर देखें तो C1, 3C1 होगा कि उसकी जो है पेल्विक लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व हों, और स्टेज 3 C2 ये पैरायोटिक लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व। तो ग्रेड 4 होगा कि वो जैसे ब्लैडर को और बावल को करेगा। और जो 4A होगा, 4B है कि वो मेटास्टेसिस है, लिम्फ नोड्स पे जाएगा और अदर विसरा पे जाएगा, जैसे लिवर वगैरह। तो ये तो उसकी स्टेजेस होगी। अब ये है कि मैनेजमेंट कि एंडोमेट्रियल कैंसर जो है वो यानी गायनेकोलॉजिकल कैंसर अगरचे है, लेकिन वो सर्विस वगैरह के बाद इसका नंबर आता है। ये उतना कॉमन नहीं जितना ये सर्विस कॉमन है। तो लेकिन फिर भी ये होता तो है। इस लिहाज से जो है ये भी वैसे कहा जाता है कि जो सी सर्विक्स है ये बहुत देर तक, चूँकि एक लिमिटेड टू द मायोमेट्रियम रहता है स्टेज 1 तक, इस तरह तो वो इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं हो सकता, और इन टोटो निकल जाता है अगर हम कुछ इसकी स्टेक्टिंग वगैरह कर। तो अगर इसकी स्टेजिंग हम कैसे करेंगे उसको कहते हैं सर्जिकल स्टेजिंग। यानी हम जब देखते हैं कि हाइपरप्लेजिया है, फिर हम एंडोमेट्रियल थिकनेस देखते हैं इस TVS से, अगर वो ज़्यादा है क्राइटेरिया से, तो फिर हम उसकी ना हिस्टोपैथोलॉजी करते हैं, जो कि एक ओ डे प्रोसीजर है। वो है पाइपल से हम एस्पिरेट करके उसकी हिस्टोपैथोलॉजी करते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा ये है कि अगर हम उसकी जो है ना वो फ्रैक्शनल क्यूरेटाज कर लें, तो इस तरह करके जो ज़्यादा जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो फ्रैक्शनल क्यूरेटाज है। तो हम जब ये हमें मिल जाता है कि एटिपिकल सेल्स हैं या कैंसरस सेल्स हैं, तो फिर हम उसकी स्टेजिंग करेंगे, तो वो सर्जिकल स्टेजिंग है। अगर तो वो 1A1 है, यानी मायोमेट्रियम जो है वो लेस देन 50% इन्वॉल्व है, तो हम सिंपली उसका जो है TH-BSO कर दें। नो लिम्फ नोड इन्वॉल्व नहीं होते इसमें, इसे लिम्फ नोडेक्टमी नहीं करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर स्टेज 1B या है और लिम्फ नोड इन्वॉल्व है, पेल्विक या पैरायोटिक, तो फिर हम उसकी TH-GSO और साथ जो है ना वो नोड क्लियरेंस कर लेंगे। इसमें जो इसकी जो टाइप्स हैं कैंसर की, वो जो कॉमन टाइप है और जिसकी जो इतनी खतरनाक नहीं है,
वो है एंडोमेट्राइट कार्सिनोमा। लेकिन जो दूसरी हैं वो क्लियर सेल कार्सिनोमा, प्रिविलेज सेल कार्सिनोमा, वो ज़्यादा डेंजरस है। ये भी देखा गया है कि जो पहली किस्म है वो अर्ली 60 साल तक आमतौर पे होती है, और जो पेविली कार्सिनोमा या क्लियर सेल कार्सिनोमा है वो 70 ईयर तक होती है। उसके साथ एट्रोफिक वजाइनाइटिस होता है। तो यूँ जो है, ये भी अगर हम कंपैरिजन करें तो सीए सर्विस जो है ना वो इससे अर्ली एज में होगा, और ये जो सीए एंडोमेट्रियम है ये पोस्ट मेनोपॉज़ल स्टेज में होगा, रिप्रोडक्टिव लाइफ में नहीं होता। तो ये यानी कि लेट होगा। तो इसी तरह जब स्टेज 2 होगी तो उसमें हम उसकी जो है परथाइन हिस्टेक्टमी या जो है ना रेडिकल हिस्टेक्टमी, और साथ जो है वो पैरामीट्रियम वगैरह रिमूव करेंगे, और उसके साथ फिर रेडियोथेरेपी करेंगे। तो गोया जब लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व है और या स्टेज 2 है उसमें हम सर्जरी भी करेंगे, साथ जो है वो रेडियोथेरेपी भी करेंगे। अगर स्टेज 3 है जो कि यूट्रस से बाहर चला गया है, एडनेक्सा को, सिरोजा को, तो उसमें जो है ना वो हम और स्टेज 4 में डीबल्किंग करेंगे ताकि जो उसका मैश का साइज़ है वो निस्बतन कम हो जाए, और जब रेडियोथेरेपी हम करें तो फिर जो है ना वो ज़्यादा असर करे। तो इसमें लिम्फेडेक्टमी भी करेंगे, क्लियरेंस, लिम्फ नोड क्लियरेंस, और साथ जो है ना रेडिएशन, और उसके साथ कीमोथेरेपी भी करेंगे। तो यूँ जो है ये इसका ट्रीटमेंट है। अब अगर हम देखें कि इसकी जो प्रेजेंटेशन क्या है, सीए सर्विक्स, सीए एंडोमेट्रियम में प्रेजेंटेशन जो होती है वो आमतौर पर इरेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग होगी, पोस्ट मेनोपॉज़ल ब्लीडिंग होगी, और जो है पेन भी हो सकता है, क्योंकि जब ये इन्वॉल्व करेगा नर्व्स को इन्वॉल्व कर सकता है, हाइपोगैस्ट्रिक पेन होगा। तो और साथ जो है कभी इसमें पायामेट्रा होता है, यानी इसमें पस बन जाती है, पड़ जाती है, तो वो जो है पसी डिस्चार्ज भी होगा, और साथ जो है ना ब्लीडिंग भी होगी, और पेशेंट को एक हद तक पेन होगा, और यूँ जो है ना पोस्ट मेनोपॉज़ल स्टेज में ज़्यादातर ये होता है। तो इस तरह करके अगर हम ये इसको देखें और हम अपने ज़हन में रख के पेशेंट की हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, फिर उसके टेस्ट जो हैं, रेडियोलॉजिकल टेस्ट, और करें, हिस्टोपैथोलॉजी करें, तो हम तरतीबार जब चलेंगे, स्टेप बाय चलेंगे, तो हम एक अच्छे डायग्नोसिस पे पहुंच जाएंगे, और उसका फिर ट्रीटमेंट करेंगे। अगरचे ये चीज़ बड़ी अहम है कि ऐसे केसेस में जहाँ कैंसर वगैरह होता है तो हम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच करते हैं, कि साथ हम अपने साथ रेडियोलॉजिस्ट को, गायनेकोलॉजिस्ट को तो हो गई, और जो है ऑन्कोलॉजिस्ट को भी साथ मिलाएंगे और उनकी राय लेंगे। और हो ये भी हो सकता है जब हम केस डायग्नोज कर लें तो फिर हम ऑन्कोलॉजी को रेफर कर दें कि वो इसका ट्रीटमेंट करें। तो ये था एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा। इसमें बहुत जो अहम बात है वो ये है कि ये एस्ट्रोजन की वजह से होता है। तो जिस कंडीशन में भी एस्ट्रोजन है, अगर आप HRT ले रहे हैं तो अनअपोज्ड वो ना दें, उसके साथ प्रोजेस्टेरॉन देंगे। और अगर आप पेशेंट ओबीज है उसकी ओबेसिटी को ट्रीट करेंगे, यानी वेट रिड्यूस कर लेगा। और इसी तरह जो एक ब्रेस्ट कैंसर में टमॉक्सिफेन यूज़ होती है जो कि सर्म कहलाती है, तो वो टमॉक्सिफेन जो है जो ब्रेस्ट में तो एंटी एस्ट्रोजेनिक एक्शन होता है, और लेकिन ये एंडोमेट्रियम में उसका एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट होता है। इस लिहाज से जो कई दफ़ा ये भी हो सकता है कि जिसके ब्रेस्ट को आपने ये ट्रीटमेंट देना है तो उसका आप जो है वो हिस्टेक्टमी पहले अगर हो तो प्रोफिलैक्टिक हिस्टेक्टमी कर दें। तो इन चीज़ों को सबको ज़ाहिर है हम ज़हन में रखेंगे, और कुछ नहीं तो हम उसकी स्क्रीनिंग करते रहेंगे कि अगर ऐसा होता है, एस्ट्रोजन कहीं ज़्यादा देना पड़ता है, और फिर हम उसकी जो है जिस एंडोमेट्रियल थिकनेस को देखते रहेंगे, और अदर साइंस सिम्टम को देखते रहेंगे। इसके साथ ही एक और चीज़ है कि कुछ पेशेंट जो सिंपल हाइपोप्लेजिया है, वो पेशेंट जो है वो चाहता है कि मेरी जो है फर्टिलिटी वो रहे, यानी वो फर्टिलिटी चाहती है। तो फिर हम अगर उसको उसको हाई डोज प्रोजेस्टेरॉन से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन हम उसको ये बताएंगे कि ये आगे कैंसर में तब्दील हो सकता है, लेकिन चूँकि आपको बच्चा चाहिए तो एक चांस है कि आप जो है ना वो बजाय हिस्टेक्टमी कराने के प्रोजेस्टेरॉन, हाई डोज प्रोजेस्टेरॉन लेके ये सब साइड हो जाएगा, तो आपका वो मसला कुछ हल हो जाएगा।
दूसरा ये है कि अगर एंडोमेट्रियम में प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर्स मौजूद हों तो फिर भी हम एस्ट्रोजन उसको दे सकते हैं ताकि उससे रिज़ल्ट बेहतर होगा। और यूँ जो है प्रोजेस्टेरोन जो है हाइड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरोन वो कंटिन्यूस भी दे सकते हैं आप, जो है ना वो 21 डेज़ के बाद गैप दे के भी दे सकते हैं। तो उससे जो है ना वो उसकी ब्लीडिंग और ये जो कैंसरस जो स्टेज है वो एक हद तक जो है वो ट्रीट हो सकती है। लेकिन अगर फैमिली कंप्लीट है तो फिर ज़ाहिर है और स्टेज ऐसी है तो फिर एंडोमेट जो उसकी सर्जिकल और प्लस जो रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी जो भी ट्रीटमेंट है वो किया जाएगा। इसके साथ ही आपका बहुत शुक्रिया। हाँ, खुदा हाफ़िज़।